मैं नाम जो चेंज करने की बात कर रहा हूं, मैं पूरी सूची देख रहा हूं, सारी की सारी योजनाएं जो लगातार दिख भी रही हैं स्क्रीन पे भी, वो सारी योजनाएं, कोई भी ऐसी योजना जिसका गुणगान किया जाता है, उसमें कोई ऐसी योजना नहीं है जो साल 2014 के बाद शुरू की गई हो। सारी योजनाएं वही हैं जिनका केवल नाम परिवर्तन किया गया। आज जिसको यूएसपी के तौर पे जो भाजपा एज अ यूएसपी प्रेजेंट करती है, या जो अपने लिए वो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, एक अद्भुत शुरुआत बताते हैं, वो सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने की ही हैं। वही मैं लगातार सारी योजनाएं देख रहा हूं। कोई 2005 की है, कोई 2007 की है, कोई पहले से चल रही है, सब इसी तरीके की योजनाएं चल रही हैं। कोई भी ऐसी योजना जो 14 के बाद आई हो और उसको मोदी जी प्रचारित प्रसारित करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जो प्रयास 2014 के बाद वाले में हुए हैं, वो सारे प्रयास ऑलमोस्ट विफल रहे हैं, कोई भी सफल प्रयास नहीं है। अब इनके प्रयासों में आखिर क्या है? नोटबंदी है, नोटबंदी को सफल मान लिया जाए। काला धन वापसी की गारंटी है, काला धन वापसी को सफल मान लिया जाए। इनके समय में कृषि कानून बिल लाए गए, इसको सफल मान लिया जाए। आखिर कौन सी ऐसी योजना, कौन सा ऐसा बिल, कौन सा ऐसा नियम, कौन सा ऐसा कानून 2014 के बाद आया जिसको सफल माना जाए? और मोदी जी कांग्रेस की उन्हीं योजनाओं को आज मंचों से खड़े होकर के गिनवाते हैं, क्योंकि उनका नाम उन्होंने बदल लिया। और जिन योजनाओं का नाम अभी तक नहीं बदला था, उनको वो विफलताओं का अंबार मान रहे थे, और अब वही सफल हो जाएंगे। अब उसी तरीके के हालात हैं मनीष भाई। जिस तरीके से हमने देखा बिहार के अंदर जो बातचीत हुई, या देश के बाकी हिस्सों में मोदी जी जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित करते हैं, मनरेगा एक इंपॉर्टेंट स्कीम मानी गई थी। भले ही भाजपा उसको नकार रही थी, विरोध तो भाजपा का काम ही रहा है। आज भाई जो भी विपक्ष में बैठता है वो विरोध करता है, वो अलग माना जा सकता है, लेकिन मनरेगा ने ग्रामीण परिदृश्य में हालात बदलने का काम किया था। अब उसका जब नाम बदल दिया गया है, पूज्य बापू के नाम पे कर दिया गया है, तो अब ये पूज्य बापू पुराने वाले बापू के हिसाब से चलेगा, नए वाले बापू के हिसाब से चलेगा। हालांकि दिन चेंज किए गए हैं, 100 दिन से 125 दिन, लेकिन सवाल ये है कि नाम बदल जाने से क्या हालात बदल जाएंगे? क्या काम की गारंटी दे देने से काम मिल जाएगा? भाई गारंटी बहुत सारी चीजों की दी गई, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल गई क्या? उसी तरीके से 125 दिन के काम को भी देखा जाए मनीष भाई। नहीं नहीं, देखिए, एक मोदी जी ने भी मनरेगा को अपनी असफलताओं के उसमें जोड़ लिया है। एक तो हमको लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तक वो भिन्न भिन्न तरीके से उस पे तमाम तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन उन्हें अंततः मनरेगा को नाम बदल के ही सही, लेकिन उस बड़ी योजना को उन्हें अपने दौर में अपनी असफलताओं से निपटने के लिहाज से एक दुरुस्त योजना के बतौर ही उन्होंने अब जाकर के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए उन्होंने नाम बदला है। नाम इसलिए बदला है कि वो उसका उसका वो चाह रहे हैं कि उसका हिस्ट्री पिछली सरकारों से न जुड़े, उसका एक तरह से हमारे से जुड़े, अब हम हमारे सरकार से उसका रिश्ता बने, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत विराट योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी। और ये भी समझना है कि मनरेगा आया क्यों, इसको भी समझना है। भाई 90 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को में गुणात्मक चेंज किया, निजीकरण के रास्ते पर बढ़ी सरकारें जो है, और उन्होंने ये सोचा कि निजीकरण होगा तो जैसे जैसे उसका विस्तार होगा तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के जरिए चीजें रिश्ते हुए गरीबों तक भी पहुंचेगी, आम लोगों तक भी पहुंचेगी। 10-12 साल में ये समझ में आया कि वो बात तो हो नहीं रही है, गरीबों के लिए असमानता बढ़ रही है, तो गरीबों के लिए हमको अलग से कुछ योजनाएं लानी पड़ेगी। ये केवल निजी क्षेत्र को बहुत मजबूत करके और नीचे ये जो है मजदूरों तक, गरीबों तक कोई चीज पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था उनके द्वार को भी खटखटाए, ये संभव नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि 2005 से ये सब शुरू होता है। आप देखिएगा कि उसी समय मनरेगा योजना आती है, उसके बाद उसी समय उसी दौर में आप देखिएगा कि वनाधिकार कानून आता है, आप देखेंगे उसी समय, आप उसी समय देखेंगे सूचना का अधिकार आता है, आप उसी समय देखेंगे शिक्षा का अधिकार आता है। तो ये वास्तविक बात यही थी कि जो अर्थव्यवस्था का रास्ता था, पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा का रास्ता था, उसमें आमतौर पे ये योजनाएं अंततः लानी ही थी।
और इसने एक तरह से काम किया नीचे जो है बड़े पैमाने पर, वास्तव में जो असमानता, विराट असमानता हो रही थी उसको थोड़ा उसने कम किया। लेकिन मोदी जी के इरा में आप ये समझिए कि ये पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो गई। मोदी जी आए हैं तो पूरा एकाधिकार, एक तरह से मोनोपोली की तरफ देश को ले गए। मतलब कुछ पूंजीपतियों का किसी खास क्षेत्र पर एक या दो पूंजीपतियों का कब्जा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये असमानता 1000 गुना इनके दौर में और कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए इनकी आप देखिएगा कि ये जिस तरह से मनरेगा का नाम लेते रहे किसी दौर में, आज सब लोग इस बात को कहने लगे हैं कि 5 किलो राशन आप 80 करोड़ लोगों को देने के लिए मजबूर हैं। ये आपकी असफलता का ही प्रतीक है। ये कोई गर्व करने लायक बात नहीं है कि भारत में 5 किलो राशन जो है 80 करोड़ लोगों को दे करके, 5 किलो राशन दे करके जिंदा रखा जा रहा है। तो आज एकदम अर्थव्यवस्था और ज्यादा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, अडानी जैसे, इंडिगो जैसे स्थितियों में चली गई। अब ये एक संकट है उनके सामने, इसीलिए उनको अब मनरेगा जैसे योजनाओं को वो झटक नहीं सकते। उनको अब वो सारी योजनाओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उनको नाम थोड़ा बदलना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है, लेकिन एक संकट है उनके सामने कि अभी क्या है कि अभी के दौर में वो चाहे जितनी योजनाओं को लाए हैं, अब वो जो है उनकी एक योजना थी, आमतौर पर उनकी प्लानिंग थी कि एक तरफ जनता को हिंदुत्व की राजनीति की तरफ हमको ले जाना है, अर्थव्यवस्था को किसी अडानी अंबानी की तरफ ले जाना है, और हिंदुत्व की राजनीति के जरिए, धर्म की राजनीति के जरिए चीजों को भटकाना है। जनता का ध्यान जो है इस मोनोपोली की तरफ नहीं आने देना है। लेकिन 2024 में बीजेपी की राजनीति को, हिंदुत्व की राजनीति को संकट में डाल दिया। बैसाखी में सरकार आ गई है, तो अब लोगों को जो मोनोपोली है देश में, एक कहीं इंडिगो छाया हुआ है, कहीं अडानी छाए हुए हैं, कहीं अंबानी छाए हुए हैं, कहीं संचार पे कुछ लोगों को कंट्रोल है, कहीं बीमा को निजी क्षेत्रों में ले जाना है, जंगल को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है किसी एक दो पूंजीपतियों द्वारा। आप खुद सोचिए ना, इंडिगो अगर प्रतिस्पर्धा रहती वहां पे, इंडिगो अगर 20% अगर उसमें उसका लिमिटेशन रहता, 20%, 10% इस तरह का अगर निजीकरण रहता, क्या पूरे देश को ठप करने की औकात रहती जो है इंडिगो क्या अपनी कमजोरी के चलते वो नहीं चला पा रहा था? नहीं, सरकार ने कुछ कानून बनाना चाहा और इंडिगो ने सरकार की हैसियत बताई कि 70% उसके पास है, 20% टाटा के पास है, यानी 92% दो लोगों के पास है। एविएशन पूरा जो आप उसका मुनाफा या उसका हिस्सेदारी देखिए, उसने सरकार की हैसियत बताई। तो अब कुछ पूंजीपति ऐसी हालत में चले गए हैं कि सरकार की हैसियत बताने की स्थिति में खुद सरकार ने ही उनको उतना बड़ा किया। ऐसे समय में ये कुछ योजनाएं जो अभी वो ला भी रहे हैं, ये योजनाएं उनके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि उनका हिंदुत्व की जो राजनीति है और बड़ी पूंजी की सेवा की जो राजनीति है, वो दोनों चीजें एक्सपोज हो रही है। 24 के चुनाव ने इस बात को बताया, खास करके हिंदुत्व के गढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने बताया है। तो मुझको लगता है कि आने वाले समय में ये पिछली सारी जितनी योजनाएं वो लागू कर ले, जो जिस लेवल पे अर्थव्यवस्था चली गई है, असमानता जिस लेवल पे बढ़ गई है, वो उनकी कोशिश है कि विद्रोह से बचा जाए, किसी बगावत से बचा जाए इस तरह की योजनाओं को ला करके। लेकिन अब ये नाकाफी है, ये योजनाएं भी अब नाकाफी है। पिछले खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि 45 साल बाद ऐसी बेरोजगारी है हिंदुस्तान के इतिहास में। संसद में इस बात को स्वीकार किया है। 80 लाख करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। और ये जो स्थितियां है, असमानता दुनिया के कुछ बड़े, दुनिया के अगर कुछ एकदम अंतिम उसमें देखा जाए तो असमानता इतनी बड़ी कभी भारत में नहीं रही है। तो अब इन योजनाओं के जरिए इस तरह के किसी विद्रोह को, किसी बगावत को रोकने में हमको नहीं लगता कि संभव होगा। और ये सरकार अब बैसाखी पे आ ही गई है। अब इसकी बैसाखी भी कब हट जाएगी, आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप सोच नहीं सकते।